अच्छा जी, हम लोगों ने कल डिफरेंस इक्वेशन का टॉपिक शुरू किया था और उसी की आज हम 2 एग्ज़ाम्पल्स करेंगे ताकि हम ये देखें कि उसमें क्या पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं और फिर अगर टाइम मिला तो हम लोगों ने कोरिलेशन का एक टॉपिक करना है, ठीक है? तो डिफरेंस इक्वेशन से ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा वीक 4 का मैम आपकी वीडियो जो है ना वो लैग कर रहा है इसमें। लैग कर रही है। यस मैम, अभी भी अटकी हुई है। अच्छा चलो मैं रुक जाती हूँ फिर जब तक आपको वीडियो नज़र नहीं आनी शुरू हो जाती। श्योर के पास हाँ, कोई और बताए किसी और के पास भी ऐसा प्रॉब्लम है? अच्छा, अभी आपको वीडियो पे क्या नज़र आ रहा है? वीक 4 लेक्चर 2 लिख कर आया। ठीक है, ओके मैंने यहीं तक लिख के स्टॉप कर दिया था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर मैं आगे लिखती हूँ। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल 2 करेंगे। मैं अच्छा एग्ज़ाम्पल 2 इस वक़्त लिख रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है? मैम आपके इंटरनेट का दोबारा बोलिएगा। अच्छा, नजर आ रहा है, लेकिन ना आपकी आवाज भी कट कट कर आ रही है और अच्छा। वीडियो में भी ना इनके पॉजेज हैं। ये रुक जाती है वीडियो और फिर आती है, रुक जाती है ओह! फिर आती है। ओके, ओके। मेरा हाल है कि फिर 1 सेकंड इसमें अच्छा, मैं यूँ करती हूँ कि एक और इंटरनेट कनेक्शन है वो मैं ट्राई करती हूँ, फिर लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने एक और इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट किया है, ठीक है? अगर हम 5 मिनट इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें मसला होता है तो फिर मैं वापस या तो पीछे वाले पे चली जाऊँगी या फिर हम देख लेते हैं कि कौन-सा बेहतर है, ठीक है? हाँ जी, आप लोग सुन सकते हो मुझे? ओके ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, हम लोग आज एक और डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये डिफरेंस इक्वेशन है और जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए वो ये है कि इनपुट सिग्नल इज़ अ रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है? और जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कि इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो हमारी इन दोनों वैल्यूज़ के बराबर हैं, ठीक है? तो हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है गिवन दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इनपुट सिग्नल और इनिशियल कंडीशंस। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे। आप लोगों ने ये चीज़ें नोट कर ली दोनों, बल्कि तीनों इनफैक्ट। इनपुट को मैम जीरो करके फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। पहला जो स्टेप होगा दैट वुड बी अबाउट फाइंडिंग होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन की जो राइट साइड है यानी या फिर इनपुट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने होमोजेनियस सॉल्यूशन को या y ऑफ n को अज्यूम करना होता है कि दैट इज़ लैम्डा रेज़्ड टू पावर n। तो उस सूरत हाल में हमारे पास इक्वेशन आती है इस तरह से और लैम्डा n माइनस 2 को कॉमन लेने से हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब आपने मुझे इसके रूट्स कंप्यूट करके बताना है कि वाई एच एन को मैं क्या लिखूं।
जी 3 और 2 आ जाते, -2 आ जाती है। -2 आ रहा है आपके पास, दोबारा दोबारा चेक करो माइनस किसके साथ है। मेरे पास तो -3 और 2 आ रहे हैं। मैम अगर -3 होगा तो फिर माइनस लेमडा आता है दरमियान में, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस यहाँ पर 6 आता है। मैम 2 और 3 ही आते हैं। अच्छा जी, अब ये ना दो मुख्तलिफ तरह के वो चीज़ें हो गई। एक स्टूडेंट कहीं कम से कम एक दो स्टूडेंट और कंप्यूटर के बताएं। मैम 3 और -2 होगा ना। अच्छा 3 और -2 की -3 गवाहियाँ ज़्यादा होगी। और +3 लैम्डा -2 लैम्डा -6, तो मैम वो बन जाएगा ना लैम्डा +3 और साथ में लैम्डा -2, तो वो ओके दूसरी साइड पे जाने पे साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो यस स्टेटमेंट मैम ठीक है। ओके, तो -3 2 के साथ आगे चलें। यस मैम। ओके थैंक यू। अच्छा मुझे ना चूंकि आप लोगों के वैसे तो जो क्या कहना चाहिए आईडीज़ हैं वो रोल नंबर्स के साथ अपीयर हो रही होती हैं, ठीक है। तो अगर तो मेरे सामने टीम्स खुला होता, यानी कि इस वक्त मैं टीम्स को नहीं देख सकती ना, इस वक्त मैंने तो अपनी स्क्रीन के ऊपर इस चीज़ को किया हुआ है। तो मुझे कम से कम ये पता चल रहा होता कि किस रोल नंबर से ने जवाब दिया, तो मुझे इस वक्त ये भी नहीं पता। लेकिन थैंक यू उन सब लोगों का जो साथ साथ इस जो भी मसले हमारे साथ आते हैं उनको आप सॉल्व करते जाते हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? जी आपको आवाज़ आ रही है? अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद? मैम इनपुट के अकॉर्डिंग हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही निकालेंगे। है। वो मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रॉक्टिस की बुक के पेज 102 पे आपको टेबल भी मिलेगा। अब हम लोगों ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फोर्स्ड रिस्पॉन्स देखना है कि वो क्या होगा। अच्छा, चूंकि हमारा जो इनपुट सिग्नल है दैट इज 2n u ऑफ n। अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह उसका फ़ायदा उठाना चाहूँगी। तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वैसे तो वो इक्वल होना चाहिए था, अगर आप उस टेबल को भी रेफर करो, k मल्टीप्लाइड बाय 2n u ऑफ n। अब मैंने यूँ लिखा कि होना चाहिए था, इसमें अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? नजर आ रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, अब उसे होगा यूं कि अगर हम इन तीनों को सम अप करके लिख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाली कॉन्स्ट मतलब इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट वो एड अप हो जाएंगे ना। अगर हम 2n को कॉमन निकाल लें तो इवेंचुअली हमारे पास दो टर्म्स ही बचेंगी। बात समझ आ रही है? मैं लिख के नहीं बता रही, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके यस मैम। ये यही कि मैम ये वाली टर्म पहले से एग्जिस्ट करती है तो इसको हम फिर छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं। अगर हम छोड़ दें तो उससे नुकसान क्या होगा? देखो अच्छा मैं लिख के बता देती हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी किस्म का चेंज ना करूँ तो मेरे पास होगा यूं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब मैं ऐड करके लिखूंगी
ठीक है, मतलब के की जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे कुछ भी, तो ये मतलब इस तरह से लिखा जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये दोनों टर्म्स चूंकि एक जैसी हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। वीडियो रुकी हुई है आपकी। अच्छा ओके, मैं भी रुक जाती हूँ, जरा वीडियो आपको नज़र आ जाए, फिर आगे बात करते हैं। आ गई मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा यहाँ मैंने क्या किया कि 2 n को कॉमन लेकर C2 और K को ऐड कर लिया, ठीक है। अ, मतलब कहने का ये है कि ये दोनों ये टर्म जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी होमोजेनियस सोल्यूशन में अपीयर हो रही है, तो अगर मैं उसके साथ कुछ और ट्रीटमेंट नहीं करूँगी तो ये उस अ, ये दोनों टर्म जो हैं ये मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। यस मैम। और अच्छा, इसलिए ये जो तरीका है ना, ये तरीका गलत है। हम लोगों ने करना यूँ है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पर एक n मल्टीप्लाई करते हैं। इधर मैं दोबारा बता दूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें जो टर्म मिल रही है, अगर उस तरह का कोई कंपोनेंट ऑलरेडी होमोजेनियस सॉल्यूशन में हो, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक चेंज ये लाते हैं कि उसके साथ n मल्टीप्लाई करते हैं। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। आपने ये कहा कि अगर एग्जिस्ट करता है होमोजीनियस में तो पर्टिकुलर में फिर n मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करते हैं, देते मैंने हैं। बिल्कुल यही कहा है, मैंने बिल्कुल यही कहा है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये गलत वाला तरीका देख लिया, अब यहाँ से मतलब यहाँ पे मैं ठीक वाला तरीका लिखूंगी। अच्छा ओके, ये तो है मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था। पहले तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन का के फाइंड करना होता है ना, उसके बाद हम ऐड करते हैं, ठीक है। मैम जी बोलिए। मैम इन केस लाइक अगर वो पहले n के बगैर वाली टर्म कोई एग्जिस्ट करती हो, जब हम n मल्टीप्लाई करें जी तो देन होमोजेनियस में कोई और उसी तरह की इक्वेशन हो तो देन हम n स्क्वायर कर देंगे ना। जी हाँ, ऐसा ही है, एन स्क्वायर कर देंगे, मतलब एन इसी तरह से बढ़ता जाता है, एन की जो पावर होती है। अच्छा लेकिन स्टिल इसमें 2 पावर n कॉमन नहीं कर सकते हम अभी भी। नहीं नहीं, आप यही तो मैंने आपको बताया ना कि अज्यूम मैं करूँ कि मैंने यहाँ पे के डिटरमिन किया होता, कि जाहिर सी बात है कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी मेरे पास, तो के और सी टू ये तो एक और कांस्टेंट बन गया ना, तो ये तो मेरे पास दो टर्म्स रह गई, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिफरेंट देन होमोजेनियस सॉल्यूशन, यहाँ पे तो वो मतलब मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक इनकरेक्ट प्रोसीजर है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक टोटली अलग एक एंटिटी है जो कि हमें अलग से मिलेगी। अच्छा, अब हम लोगों ने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट से मुराद है कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये होगा। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? आप बेशक कल की एग्जांपल को देखो और मुझे बताओ कि तीसरा स्टेप हमने क्या करना है। हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको से मुराद ये कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको हम प्लग इन करेंगे, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अपनी गिवन डिफरेंस इक्वेशन में, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन अवेलेबल है, इसमें जब मैं इसको प्लग इन करूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी
और यहाँ पे इनपुट आना चाहिए, तो इनपुट मेरे पास जो अवेलेबल है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि के की मिनिमम वैल्यू इसमें सॉरी नजर एन। नहीं आ रहा। अच्छा ओके, वीडियो स्टक है। मैम जब आप बोलना बंद करते हैं ना तो फिर फौरन आ जाती है वीडियो, वो शायद अच्छा, आप इंटरनेट का मसला ना इस वजह से। हो अभी सकता है, आगे रखूंगा। हो सकता है। अच्छा ठीक, चलो मैं फिर थोड़ी कोशिश करती हूँ कि लिखने के बाद थोड़ा पॉज दे दूँ। ओके मैंने अब ना यस मैम। ओके मैंने ये किया यूँ है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्लग इन किया है डिफरेंस इक्वेशन में, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे आपसे सवाल ये करना है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये सारी की सारी टर्म्स इंटैक्ट रहें और यहाँ से k को डिटरमिन किया जा सके। मैम 1 मतलब 1 करेंगे लेकिन अगर हम 1 करेंगे ना तो ये टर्म डिसअपीयर हो जाएगी ना, मतलब ये सारी टर्म ये वाली जो 2 है हो गई मैम, 2 हो गई। नहीं 2 करेंगे तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। कौन सी वाली मैम? ये जो n-2 है, n-2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर, यस मैम ठीक है। ठीक है। तो अगर 2 डाला तो ये वाली टर्म फिर भी 0 हो जाएगी। ये अब कितनी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं? मिनिमम वैल्यू हम 3 लेंगे, ठीक है। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टू फाइंड आउट k। अच्छा जी, अब आप n को 3 या 3 से बड़ी वैल्यू डालिए और मुझे बताएं कि k क्या आएगा। जी मुझे यहाँ पे k को लिखना है, k क्या आएगा। मैम 2/5। 2/5 आपने कहा जी, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है क्योंकि मैंने 8/20 लिखा हुआ है, तो ओके दिस सीम्स टू बी करेक्ट। 0.4 ठीक है, 0.4 ही आ रहा है आपके पास। जी मैम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे जाने के लिए एक स्टेप हमें और करना है, वो क्या है। इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं कि हमें y0 और y1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन्स हैं c1 और c2। तो दो अननोन्स के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, दो, हाँ जी, दो इक्वेशंस चाहिए ताकि फिर हम c1 और c2 कंप्यूट कर सकें। ये y0 और y1 मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेन जो वेन है उसमें करके। जी बिल्कुल, अच्छा मुझे दो आवाज़ें आई हैं, एक आपने मेन, किसी ने बोला मेन में करके, और किसी ने इनिशियल कंडीशंस का नाम लिया था, तो मिलजुल के ये बात ठीक हो जाती है। इनिशियल कंडीशंस को
हमने प्लग इन करना है डिफरेंस इक्वेशन में सच दैट सबसे पहले हम मेन डिफरेंस इक्वेशन में n को 0 प्लग इन करेंगे, ठीक है। तो n को जो हम लोगों ने 0 डाला मेन डिफरेंस इक्वेशन में, तो डिफरेंस इक्वेशन मेरे पास आ गई y ऑफ 0 प्लस y ऑफ -1 x ऑफ 0 आप इसे लिख लो, या मतलब आपको पता है कि x ऑफ 0 बेसिकली यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 u ऑफ 0 है, ठीक है। ओके नहीं यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा आपने मुझे बताना है यहाँ से y ऑफ 0 क्या आएगा। -6 y ऑफ 0 मेरे पास -6 है, थैंक यू। और अब रह गया y ऑफ 1। अच्छा y ऑफ 1 को आप लोग कंप्यूट करके देखना, मेरे पास ये 14 आ रहा है, ठीक है। अब हमने इससे अगले स्टेप में ये करना है कि y ऑफ 0 और y ऑफ 1 को इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है। वीडियो स्टक तो नहीं है? हाँ जी, मैंने कुछ रेड कलर से कुछ एरोज बनाए हैं, नजर आ रहे हैं? यस मैम। ओके अब हमारा जो ओके ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप ही है डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो ये है कि जो स्टेप नंबर 4 में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के नीचे जो इक्वेशन लिखी थी, इसमें मैं n को एक दफ़ा 0 डालूंगी और एक दफ़ा 1, ठीक है। तो 0 डालने से ये मेरे पास प्रॉब्लम -6 था, C1 प्लस C2 और प्लस 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है 0.8 इधर आएगा। n की जगह 1 और 0.4 इंटू 2, ठीक है। और इन दो इक्वेशंस को, अच्छा आपको ये जो दो इक्वेशंस हैं इस तरह की इक्वेशंस, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करनी आती हैं? कि नहीं? आज मेरी आवाज़ आप लोग तक नहीं जा रही, या आप लोग जवाब नहीं दे रहे? मैम आपकी आवाज काफी कट आज कट रही है आवाज़, अच्छा आई एम सॉरी।
होपफुली कल ऐसा नहीं होगा। मैं पूछ ये रही थी कि ये जो 2 इक्वेशंस अगर हम जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि आपको मैम ये ये रिकॉर्डिंग भी दोबारा लेनी पड़ेगी क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना, ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो वो जी, दोबारा लेनी पड़ेगी एक दफा हमें भी, क्योंकि आवाज से समझ नहीं आ रही मैम, कई चीजें स्किप हो रही हैं मुझे। अच्छा, अच्छा आई एम सॉरी। चलो मैं फिर आपसे सवाल कम पूछती हूँ। लेकिन जब आप उसको उसमें सुनोगे तो मतलब मैंने से पूछा ये है कि क्या ये 2 इक्वेशन जैसे आपके सामने लिखी हुई है तो क्या आप उनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना आता है? अगर नहीं आता तो आप थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करना गूगल करके ताकि आप लोगों मैम को आती है की सॉल्व। ओके, ताकि आप लोगों को मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर से ना गुज़रना पड़े। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरीके हैं, ईदर मैं इसको u ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरा तरीका ये है कि मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स और दूसरा तरीका ये है कि ये सब लिख के मैं यहाँ पे लिख दूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये दोनों मेथड्स इक्विवेलेंट हैं। इधर ये ब्रैकेट्स में लिख के इसके साथ u ऑफ n मल्टीप्लाई कर दिया जाए या ये सब कुछ लिखकर मैं लिखूँ कि दिस आउटपुट इज़ वैलिड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो u ऑफ n का भी वही मतलब है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का भी वही मतलब है। अच्छा, अब होपफुली स्क्रीन स्टक अगर नहीं है तो आप लोगों को ये फाइनल सॉल्यूशन लिखा नज़र आ रहा है? जी मैम। ओके। और अगर मेरी आवाज़ बहुत ख़राब नहीं हो रही तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इसमें से कुछ पूछना है आप लोगों ने? कोई ऐसी चीज़ है जो समझ ना आई हो? नो मैम। सब कुछ पूछना हुआ तो कल की क्लास में पूछ लेंगे, आप करवा दें। अच्छा, कल ठीक है। क्लास में पूछ लेंगे चलो तो दैट इज़ गुड इनफ। क्लास में भी पूछ सकते हो वैसे तो उम्मीद है कि कल के लेक्चर में इतना इंटरनेट का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे पहले मतलब कोई मैसेज वगैरह करके ईमेल करके पूछना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो। अच्छा, डिफरेंस इक्वेशन का ही हम लास्ट सवाल करेंगे। एक और जो पॉसिबल तरह की वेरिएशन हो सकती है वो देख लें। अब सवाल ये है या मतलब एक सवाल इस तरह से आ सकता है कि फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर फॉलोइंग सिस्टम और सिस्टम हमें गिवन है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है तो इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए अगर सवाल की स्टेटमेंट में ना इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। पहली बात उसमें से क्या है, लेट मी राइट इट इन रेड ताकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन क्या होगा यहाँ पर हमारा? मैम इम्पल्स होगी ना। इम्पल्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट गिवन है और किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है आपको तो आपने जो बात फ़ौरन से समझ लेनी है कि वो कि इनपुट क्या होगी, वो होगी इम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इनपुट इम्पल्स फंक्शन होगा। अच्छा, इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी? आप लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स पहले फाइंड किया हुआ डिफरेंस इक्वेशन का? मैम 0 होनी चाहिए ना। 0 होनी चाहिए। ये वो वाली बात है, 0 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लेट्स सपोज अगेन एक आरएलसी सर्किट है, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बगैर ब्रेक हुए पहुंच जाए। एक आरएलसी सर्किट है तो जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि उन
RLC की अपनी वैल्यूज़ से क्या आउटपुट बनेगी? वो जो कैपेसिटर और इंडक्टर अपना चार्ज लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है? इम्पल्स रिस्पॉन्स उनको उन इम्पल्स रिस्पॉन्स के ऊपर या इम्पल्स रिस्पॉन्स उनके ऊपर मैटर नहीं करेगा, ठीक है? चार्ज तो वो अपने साथ कोई भी लेके आ सकते हैं ना। सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स ये कैरेक्टराइज करेगा कि उन RLC की जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनकी वजह से क्या आउटपुट आएगी। तो वो जो उसमें स्टोरेज एलिमेंट्स हैं या जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको हम ज़ीरो रखते हुए इम्पल्स रिस्पॉन्स को कंप्यूट करते हैं, ठीक है? ये बात समझ आई है? मैम आवाज ही ज्यादा टाइम के लिए कट की थी, कोई आई एम आपकी एक्सट्रीमली बात सॉरी। का आपको हाँ दोबारा प्रॉब्ली रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग देखनी ही पड़े। मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि हम मतलब RLC सर्किट के लिहाज से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि R, L और C की जो अपनी वैल्यूज़ हैं सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो उन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं रिलाई करेगा या नहीं क्या मुझे इस वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा, नहीं फ़र्क पड़ेगा सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स को कि कैपेसिटर और इंडक्टर अपने साथ चार्ज क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है? उनमें स्टोर्ड चार्ज कितना है उससे इम्पल्स रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ डेवलप होगा या उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी उन R, L और C की अपनी वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से जो कि उस सर्किट को बनाएंगे या उस सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है? तो जब भी हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे तो इनिशियल हर तरह के चार्जेस या जो भी पास वैल्यूज़ हैं उन सबको हम ज़ीरो अज्यूम करेंगे क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि आपको आवाज़ पहुंची आप तक कि नहीं, लेकिन अच्छा जी, ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि हम अज्यूम करते हैं सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोग सुन सकते हो मुझे? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सुन सकते हो मुझे? जी हाँ भाई, आपकी अच्छा आवाज। जी, मेरा हाल है मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था इस कुछ टाइम तक के लिए। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ? अच्छा, मैंने जब मतलब इंटरनेट का कनेक्शन ब्रेक होने से पहले
इस बात का ये बात समझाने की कोशिश करी थी कि y ऑफ -1 और y ऑफ -2 हमने ज़ीरो क्यों लिया है। मेरा अंदाज़ा है कि आपको शायद समझ ना आई हो, आवाज़ ना आने की वजह से। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक तो आप लोग वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर इसी बात को मैंने एक और दफ़ा बोला, तीसरी बार फॉर दैट मैटर, तो शायद सवाल हम पूरा सॉल्व ना कर सकें। तो यहाँ से मैं आगे चलती हूँ, ठीक है? अब सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। ओके। तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर हमें गिवन हो जिसमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो जो 2 बेसिक असम्पशंस होती हैं, 3 होती हैं लेकिन तीसरी के ऊपर हम बाद में आएँगे। 2 जो बेसिक असम्पशन हम लोगों ने करनी है वो ये कि इनपुट को इम्पल्स सिग्नल लेना है और इनिशियल कंडीशंस हम लोगों ने 0 लेनी है। अच्छा, अब जब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे इसका, दैट वुड बी टू फाइंड होमोजेनियस सॉल्यूशन, और वो जब आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल कम टू नो कि जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो कुछ होगी इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जी होमोजेनियस सॉल्यूशन की इक्वेशन मैंने लिखी है, नज़र आ रही है? जी मैम। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास रूट्स आएंगे ना, वो दोनों एक जैसे होंगे। तो एक ये भी एक तरह की वेरिएशन थी जो मैं आपको आपको दिखाना चाह रही थी कि अगर रूट्स एक ही तरह के आएँ तो फिर हम होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या चेंज लाते हैं। C1.5 रेज़्ड टू पावर n प्लस C2.5 रेज़्ड टू पावर n, चूँकि दोनों एक ही जैसे हैं, अगेन वही मसला हो सकता है जो हमने पिछली दफ़ा एग्ज़ाम्पल में देखा था, तो हमें इन दोनों में से किसी एक टर्म के साथ हम n को मल्टीप्लाई करते हैं। n को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन में दोनों रूट्स लैम्डा की दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आएँ, तो हम किसी एक टर्म के साथ n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके मैम। ओके? अच्छा, अब यहाँ पर आती है हमारी तीसरी इम्पॉर्टेंट असम्पशन, वो ये कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको हम 0 लेते हैं। इसको हम 0 क्यों लेते हैं? सवाल ये है, ये ऐसा क्यों होता है? मैं जी। इम्पल्सिव रिस्पॉन्स में तो हम वही चीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं ना कि उसका जो उसकी आउटपुट वही वाली होती है जो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्या कहते अभी हैं, जो भी एक्ट होता है इम्पल्स तो रिस्पॉन्स वो आप तो कह लो, इस हाँ पर जी, डिपेंड है ना। वो किसी इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जी ठीक है, चूंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो किसी इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को 0 कर देते हैं, या मतलब वो 0 ही होता है। ठीक हो गया? मतलब हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3 थे, वो इस कंडीशन की वजह से हम उनको नहीं कंसिडर करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आता है प्रॉब्ली फोर्थ स्टेप था, ये जो भी था, अब कंप्लीट सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टेप तो मुझे अब याद नहीं है। जो कंप्लीट सोल्यूशन है, मतलब हम उसको कहेंगे y ऑफ n, वो हमारा h ऑफ n भी होगा, और वो इक्विवेलेंट है होमोजेनियस सॉल्यूशन के, जो कि हम लोगों ने ऊपर कंप्यूट किया। ठीक है, और अब हमने
डिटरमिन करना है y ऑफ 0 y ऑफ 1। उसके लिए हम अपनी गिवन डिफरेंस इक्वेशन में n को 0 प्लग इन करेंगे पहले। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा इनपुट पे, ठीक है। ये आपने अब फिगर आउट करने के ये कैसे आएगा। तो y ऑफ 0 मेरे पास आ जाएगा 1/2 और n को जिस वक्त मैं डालूंगी 1 तो मेरे पास y ऑफ 1 कंप्यूट हो के आएगा 1/4। हाँ जी, स्क्रीन स्टक तो नहीं है? नो मैम। ओके। और अब हमने y ऑफ 0 और y ऑफ 1 की कंप्यूटेशन के बाद अगला स्टेप क्या करना होता है? मैम उसको डिफरेंशियल पुट करके C1 अब C2 हम फाइंड C1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब हम C1 और C2 को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखी थी। तो C1 मेरे पास यहाँ से आता है 1/2 और C2 मेरे पास यहाँ पे कंप्यूट होके 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसको देखते हुए जो मेरे पास लिखा जा सकता है फाइनल सॉल्यूशन, वो होगा ये। अब एक आखिरी सवाल ये है आप लोगों से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं तो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ये सिर्फ एक जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये हम लोगों ने चीज़ थोड़ी सी डिस्कस की थी। बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट। ओके, ये तो ये जो ये तो मतलब एक इंट्यूटिवली जवाब हो गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन एक और तरीका भी हमारे पास है क्योंकि हमारे पास एच ऑफ एन अवेलेबल है ना। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने ट्यूटोरियल देखा हो तो उसमें एक हम लोगों ने एक मैथमेटिकल फार्मूला देखा था कि हम सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एच ऑफ एन हमारे पास हो तो। वो फार्मूला किसी को याद है या इन जनरल किसी को याद है कि एच ऑफ एन अवेलेबल हो तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? टाइम कम है, अगर नहीं याद तो प्लीज़ जल्दी से बताओ ताकि मैं फिर आगे चलूँ। मैम आप बता दें तब। ओके ओके, कोई इस तरह की चीज़ याद है कि मुझे एच ऑफ एन के को मतलब जितने भी उसके सैंपल्स हैं, नेगेटिव सैंपल्स हैं तो उनको भी पॉजिटिव करके सबको ऐड अप करना है मुझे। और अगर ये सारे सैंपल्स ऑल द वे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन सब का जो सम है, उन सब के एब्सोल्यूट का जो सम है, इफ़ इट इज़ लेसर देन इन्फिनिटी तो सिस्टम स्टेबल है। ये चीज़ याद है? यस मैम थोड़ी ओके बहुत। ठीक है, ये थोड़ी बहुत ही काफ़ी है। अगर मेरे पास एच ऑफ एन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा, अगर मेरे पास एच ऑफ एन अवेलेबल है तो उसके सारे सैम्पल्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं सम अप करूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और वो सम मेरे पास इन्फिनिटी से कम आए तो ऐसा सिस्टम स्टेबल होता है। अब ये मेरे पास एच ऑफ एन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको मैं चेक करती हूँ कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। एक तो तो पहले हम सारा कंप्लीटली इसको लिख लेते हैं और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज करती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाला जो 1/2 है ना, ये चूंकि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये जा सकता है समेशन के बाहर। पहला काम तो ये हुआ। u ऑफ n की वजह से ये जो समेशन है ये जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये समझ आता है कि कैसे लिखा है? जी मैम। ओके,
और उसके बाद ये जो समेशन मेरे पास है उसका भी मेरे पास एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, अगर मतलब इसको मैं आर कहूँ तो ये मेरे पास जो भी टर्म आ रही है मेरे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज लेसर देन इन्फिनिटी, तो दिस सिस्टम इज स्टेबल। ठीक हो गया? अच्छा जी, डिफरेंस इक्वेशन का टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया। अगर कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कल के लेक्चर में, या फिर उससे पहले या उसके बाद, लेक्चर मतलब लेक्चर से पहले या लेक्चर के बाद मैसेजेस करके या ईमेल करके, ठीक है, जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट हो। तो कल हम इंशाल्लाह कोरिलेशन का टॉपिक करेंगे और उम्मीद है कि चैप्टर 2 हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगले हफ्ते आप एक क्विज़ दे दो, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने पहले दोनों वीक्स के कंटेंट्स किए थे, तो अभी वीक नंबर 3 और 4 के जो कंटेंट्स हैं ना, उनको प्रिपेयर कर लो और अगले हफ्ते फिर आप लोगों का इंशाल्लाह एक क्विज़ हो जाएगा थर्सडे को, ठीक है? मैम कौन से वीक्स? वीक 3 एंड 4 मैं मैसेज भी कर दूंगी इंशाल्लाह। थर्ड और फोर्थ वीक के जो कंटेंट्स हैं ना, उनको आप प्रिपेयर कर लो क्विज़ नंबर 2 के लिए। ठीक है? अच्छा जी, अब अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा फिर आपको उसके लिए भी टाइम मिल जाए। तो अभी मैं लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आई एम सॉरी कि आज आप लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हुई। अ, जो थोड़ी बहुत बातें समझ नहीं आई, वो अगर आपको टाइम मिले तो आप उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग होपफुली हो रही थी। हाँ जी।